हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च ही बहुत अच्छे से कर होंगे। तो आज हम टाइशी इंडस्ट्रीज, जिसका रिसेंट में एनालिसिस मैंने किया था कुछ टाइम पहले, उसको आज हम डिटेल में इनका बिजनेस का जो रिजल्ट रहा इस साल Q4 FY26 एंड FY26 का, वो स्टडी करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार वीडियो देख लेना बिजनेस मॉडल का। रीजन क्योंकि वहां पर कहानी कुछ अलग है, जो आप सोच रहे हो उससे डिफरेंट कहानी वहां पर है, क्योंकि कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, वहां पर भी थोड़ा गड़बड़ है कंपनी के अंदर। तो वो चीज ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जो भी प्रोज है कंपनी के, जो भी कॉन्स है कंपनी का, एंटायर बिजनेस मॉडल एंड ऑल थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन देयर, सो यू कैन गो एंड वॉच। तो उसके बाद में ही आप ये वीडियो को देखना कंसिडर करना। एंड अगर आप पहले से जानते हो टाइशन इंडस्ट्रीज क्या है, देन कंटिन्यू दिस वीडियो। सो यस, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना किसी डीले के। एंड जैसा आपको जैसा मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था आपको, वैसा वैसा कुछ आपको रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा इस बार। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। कंपनी को हम Q4 FY25 एंड Q4 FY26 बेसिस पे अगर जज करते हैं, YOY बेसिस पे, तो रेवेन्यू जो है आपका 12.37 से 16.20 हो गया, जो कि आपका 31% से इंक्रीज हुआ है। थोड़ा बहुत इंक्रीज यहाँ पर हुआ है आपका रेवेन्यू। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस पे कंपनी 6.9 से 5.7 हो गई है, जो कि आपका 16% इसका डिक्रीज है। अगर आप एबिडा की बात करते हो तो 0.1 टाइम का लॉस था लास्ट ईयर, एबिडा बेसिस पे नेगेटिव थी कंपनी। एंड इस साल वो अभी भी नेगेटिव, उल्टा ज्यादा नेगेटिव हो गई है, 0.6। तो ये आपका देखा जाए तो नंबर कंपैरेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज आपको शेयर नहीं करी हूँ। बट एंड ऑफ द डे कंपनी ने खास कुछ यहाँ पे किया नहीं, उल्टा एबिडा के मामले में कंपनी गिरी ही है। एबिट अगर आप देखते हो तो एबिट आपका जो है 0.6 से 1.2 हो गया, जो कि माइनस में दोनों ही नंबर। तो लॉस जो 0.6 का था, भी 1.2 का हो गया, तो दिस इज नॉट ऑल्सो कंपेरेबल। अगर आप पीबीआईटी की बात करते हो तो 1.3 से 1.7 हो गया कंपनी का पीबीआईटी, जो कि आपको 27% का इंक्रीज है। अगर आप पीबीटी की बात करते हो तो 1.3 से 1.7 हो गया, जो कि आपका 27% का इंक्रीज है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 0.9 से 1.15 हो गया, जो कि आपका 22% का इंक्रीज है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 1.0 से 1.05 हो गया, जो कि आपका 5% का इंक्रीज है। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि जब एबिडा नेगेटिव में है तो पैट क्यों बढ़ रहा है, पैट को भी नेगेटिव में होना चाहिए। यस, यू आर राइट। बट इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे अदर इनकम ज्यादा है, जिस वजह से आपका जो पैट है वो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये अदर इनकम नहीं होती तो आपका पैट भी आज माइनस में होता, एबिडा की तरह। जो कि अभी जैसे पैट लास्ट ईयर 0.94 के आसपास था, अभी ये बढ़ करके या घट करके और मतलब आसपास लॉस के आसपास से कहीं ना कहीं बैठा होता। बट इसे अदर इनकम की वजह से बढ़ा है, तो कह सकते हो कि ये भी एक तरह से नेगेटिव ही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर अपन बात करें तो 56 से 35 हो गया, जो कि आपके 20% से गिर गए हैं। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो -1 से -4 हो गए, जो कि और भी बुरी तरह से गिर के ऑलमोस्ट 2.7 नंबर से गिर गए हैं। इसके बाद में अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज सॉरी पैट मार्जिन की अगर आप बात करें तो 7.6 से 7.1 हो गया है, जो कि आपका 0.5% का डिक्रीज है। ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर आप बात करते हो तो कंपनी को एक्चुअल में ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे मिला ही नहीं है। द रीजन इसके आपका रेवेन्यू तो ग्रोथ हुआ है, बट पैट एक्चुअल में माइनस में, जो रियल पैट है आपका वो माइनस में ही है, वो सिर्फ अदर इनकम की वजह से बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी ने कुछ कमाया ही नहीं है। ना अगर आप बात करते हो रेवेन्यू बेसिस पे, तो रेवेन्यू पे अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ओके सॉरी क्यू 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 ग्रोथ पे अगर आप बात करेंगे Q3 FY26 एंड Q4 FY26 को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो रेवेन्यू आपका जो है 10.5 से बढ़ करके 16.2 हो गया, जो कि आपका 53% का इंक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो 7.9 से बढ़ करके सॉरी 7.9 से घट करके 5.7 हो गया, जो कि आपका 27% का डिक्रीज है। एबिडा अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, सॉरी गिरा है। 1.0 टाइम्स का एबिडा पॉजिटिव थी लास्ट कंपनी Q3 तक, बट अभी आपका 0.6 तक गिर गया है, तो यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 0.61 से 1.26 हो गया, जो कि आपका अगेन गिर गया है। एंड अगर आप पीबीआईटी की बात करते हो तो 2.4 से कंपनी 1.7 पर आई है, जो कि आपका 31% का डिक्रीज है। अगर आप पीबीटी की बात करते हो तो कंपनी 2.4 से 1.7 आ गई है, जो कि आपका 31% का डिक्रीज है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 1.8 से कंपनी 1.15 पर आ गई है, जो कि आपका 36% का डिक्रीज है। अगर आप ईपीएस की बात करते हो तो 1.7 से कंपनी का ईपीएस 1.0 पर आ गया, जो कि आपका 41% का डिक्रीज है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो तो 75% से 35% हो गया, जो कि आपका 39% का डिक्रीज है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करोगे तो 10.3 से -4.1 हो गया, जो कि आपका 14% का डिक्रीज है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 17.2 से 7.1 हो गया, जो कि आपका 10% का डिक्रीज है।
ओवरऑल रिजल्ट क्योंकि बेसिस पे भी कुछ अच्छा नहीं है, उल्टा खराब ही खराब रिजल्ट रेड नंबर्स में कंपनी ने लाके रिजल्ट दिया है ना। अगर हम वाई वाई लेवल पे कंपेयर करें FY25 से FY26 को, तो रेवेन्यू बेसिस पे अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 65 करोड़ के आसपास का, वो गिर करके 53 करोड़ हो गया है, जो कि आपका 18% का डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो 40 से गिर करके 29 हो गया है, जो कि आपका -27% का ग्रोथ है। अगर आप एबिटा की बात करते हो तो 11.2 से कंपनी का एबिटा 2.2 पर आ गया, जो कि आपका 80% का डिक्रीज है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 9.3 से 0.2 हो गया, जो कि आपका 97% का डिक्रीज है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 16.7 से 9.46 आ गया, जो कि आपका 43% का डिक्रीज है ऑलमोस्ट। अगर आप पीबीटी की बात करते हो तो पीबीटी आपका 16.7 से 9.46 आ गया, जो कि आपका 43% का डिक्रीज है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 12.4 से 6.9 आ गया, जो कि आपका 44% का डिक्रीज है। इसके बाद में अगर आप ईपीएस की बात करते हो तो 12.9 से 6.7 हो गया, ऑलमोस्ट आधा ईपीएस हो गया 45% के डिक्रीज के साथ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 62.7 से 54.9 हो गया, जो कि आपका 7% का डिक्रीज है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 17.24 से 4.18 हो गया, जो कि आपका 13% का डिक्रीज है। अगर आप पैट मार्जिन की बात करते हो तो 18.9 से 12.9 हो गया, जो कि आपका 6% से गिर गया है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगेन यहाँ पे नेगेटिव में है, नेगेटिव का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी को मिला है। तो अगर आप कंप्लीट रिजल्ट देखते हो तो नॉट टू गुड, टू गुड क्या है ही नहीं, कुछ गुड के लायक तो ये है ही नहीं। रिजल्ट के नंबर बेसिस पे बहुत ही बुरा रिजल्ट कंपनी ने दिया है। हाँ, एक चीज मुझे ठीक लगी कि वो है कंपनी रेवेन्यू बेसिस पे थोड़ा ग्रो कर पा रही है। तो अगर आप देखते हो तो आपकी जो टॉप लाइन है वो थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है, इसके अलावा कुछ खास है नहीं जो हम कंपनी को लेकर के रिजल्ट में अगर हम किसी चीज को लेकर के अप्रिशिएट कर सके, दैट इज नॉट सो देयर। अगर आप देखते हो तो अभी तक का जो हाईएस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। एंड उल्टा अगर आप देखते हो तो हर चीज गिरी हुई मिलेगी आपको। कैश फ्लो की अगर आप बात करते हो तो कम आया है इस साल कैश फ्लो। लास्ट ईयर जो कैश फ्लो था उसका ऑलमोस्ट आधे का भी आधा हो गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी अच्छे लेवल पे काम करने वाली कंपनी अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते। बट जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है कंपनी को, जिस तरह से कंपनी की पोटेंशियल है, वो आपने समझी होगी वो वाले वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी अभी शायद नहीं है, फ्यूचर में शायद हो सकती है अगर इनका इम्पोर्ट लेटर हट जाता है तो ये सारी चीजें थी जो मैं टाइशा इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करना जरूरी था। दो हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि बिजनेस और चार्ट हमेशा दोनों बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलते हैं। जैसा बिजनेस है वैसा चार्ट हो या ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यस, दैट इज अ फ्यू थिंग्स। इसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन है वो बहुत ही बुरी तरह से सप्रेस हो रहे हैं, ये मुझे बोलना पड़ेगा। अगर इस तरह से मार्जिन चलते रहे तो कंपनी को कोई साल लग जाएंगे सिर्फ अपने मार्जिन को गेन करने के लिए। कंपनी के मार्जिन लिटरली ऑलमोस्ट लाइक हाफ नंबर से जा चुके हैं। 56 का 35 हो गया, 75 का 35 हो गया, इसके अलावा आपका 62 का 54 हो गया अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो। पैट की बात करें तो थोड़ा सा स्टेबल है, बट कुछ ज्यादा इसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो कंपनी को एक तो अपने मार्जिन को गेन करना होगा, इसके अलावा अपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों दोनों ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। पैट के नाम पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है कंपनी के पास में, इस साल कंपनी ने कुछ नहीं किया है। तो दिस इज फ्यू काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई डिडंट लाइक अबाउट द कंपनी। अगेन मैं ये चीज को एडमिट करती हूँ कि अभी टाइशे कुछ अच्छा करने के लायक है भी नहीं। अगर आप अभी कंपनी की बात करते हो, ये सिर्फ कुछ कंट्रीज से या फिर डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है उस पर टिका हुआ है। अदरवाइज इनका जो मेन जो बिजनेस है, वो जो यूएसए का बिजनेस है, वो अभी भी इनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। कंपनी अभी बहुत छोटी है तो हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में। ओनली वन थिंग विच वी कैन डू इज दैट ट्रैकिंग द कंपनी एवरी क्वार्टर। तो इस तरह से शायद धीरे धीरे टाइशर जैसे कंपनीज और भी, जैसे मैंने बात करी है, विवो बायोटेक हो गया, हेलियोस हो गया, कॉपरेंट हो गया, इन सारी कंपनीज की तरह धीरे 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 थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बट अगर आप देखोगे तो हेलियोस का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं था, कॉपरेंट का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं था। तो ओवरऑल फार्मा का रिजल्ट अभी कुछ इतना खास नहीं आया, आप एक तरह से कह सकते हो। एक्सपेक्ट फ्यू कंपनीज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट अभी हम नहीं कर सकते ऐसी कंपनी से जो कि स्पेशली बहुत छोटी है, प्लस उनके ऊपर बिजनेस मॉडल में ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो वहां पर एक बड़ा लीकेज जो है नंबर्स का वो चलते रहेगा, यानी कि अभी कई साल लग सकते हैं इन सिचुएशंस को ठीक होने में, जब तक टाइशे का स्पेशली इम्पोर्ट अलर्ट नहीं हट जाता। उसके बाद से शायद कंपनी थोड़ा परफॉर्म करना शुरू करे, हो सकता है। बाकी स्टिल
क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक फॉर द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें, तो वहां पर पोटेंशियल है। एंड जहाँ पोटेंशियल पे सवाल आता है वहीं पर देखा जाता है। अगर मैं मेरी थ्योरीज की बात करूँ, मैं पोटेंशियल को लेकर के ज्यादा आगे कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने पे विश्वास रखती हूँ। थोड़ा सा अगर कंपनी में पोटेंशियल है तो वो कुछ कर सकती है आगे चल करके। So that was all the things which I wanted to discuss you about Aish Industries. And अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, you can leave in comments. बाकी I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.